या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन एवं सभी को मेरा प्रणाम। मानवीय मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा में हिमा फाउंडेशन की ओर से मैं अनीता सुशील माहेश्वरी, ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर, इस नए सत्र के 7 मानवीय मूल्यों में से साहस एवं राष्ट्र के प्रति सम्मान की अपार सफलता के बाद तीसरे मानवीय मूल्य ईमानदारी की प्रथम कड़ी में उपस्थित आप सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी सम्माननीय शिक्षाविदों का एवं अति सम्माननीय सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सानुभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमा फाउंडेशन भारतीय नैतिक मूल्यों को संपूर्ण राष्ट्र में ले जाने के लिए आरआर ग्लोबल की एक परोपकारी इकाई है और पिछले 5 वर्षों में देश के 25 राज्यों, लगभग 132 शहरों के हजारों शिक्षण संस्थाओं के लाखों छात्र छात्राओं के साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए हम सब प्रयासरत हैं। हिमा फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत हेम वर्च्यूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन, जिसके माध्यम से आज आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक क्रांतिकारी वेब पोर्टल है और इस वेब पोर्टल की परिकल्पना का आधार ही सभी के समक्ष नैतिक मूल्यों एवं शिक्षा का समग्र रूप प्रस्तुत करना था। 1 अगस्त 2020 को प्रारंभ हुए इस वेब पोर्टल ने इतने कम समय में ही संपूर्ण राष्ट्र में अपना स्थान स्थापित कर लिया है और अब तक हमारे साथ आप सभी के अपेक्षित सहयोग से 2,54,177 स्टूडेंट्स, 5,034 टीचर्स, 4,028 स्कूल्स जुड़कर हेम वर्च्यूज की गतिविधियों में सहभागी हो रहे हैं। इससे पहले कि मानवीय मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम आज के वेबिनार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों एवं सभी सम्माननीय शिक्षाविदों के परिचय से आप सभी को परिचित करवाते हैं। सर्वप्रथम हमारे आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय डॉक्टर सुरेखा चुकाली मैम, एक अति उत्कृष्ट शिक्षाविद, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर की एसोसिएट प्रोफेसर एवं हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकोलॉजी। आपकी गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं मैम, डॉक्टर सुरेखा चुकाले मैम। शायद कुछ कारणवश वो देरी से जुड़ रही हैं। हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय श्यामली चौधरी मैम, बिरला ओपन माइंड स्कूल हैदराबाद की आप प्रिंसिपल हैं, एक उत्कृष्ट शिक्षाविद। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं श्यामली मैम। वेलकम इन हिमा फाउंडेशन मैम। यस, वेलकम इन हिमा फाउंडेशन। अरविंद भैया, सुरेखा मैम भी हमारे साथ विवान करके वो जुड़ी हुई है, उनका अभी जस्ट चैट बॉक्स में मैसेज है, प्लीज हेतल चेक करिए। Good evening. Thank you so much for the welcome. I'm glad to be part of this. Thank you so much. Thanks and sorry for the inconvenience. Thank you so much, ma'am. हमारे आज के वेबिनार की प्रमुख वक्ता कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ जुड़ी हुई हमारे देश की ख्यातिनाम मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, कोच, टेडेक्स स्पीकर, फीलिंग माइंड्स की डायरेक्टर, हेमा फाउंडेशन की सलाहकार निदेशिका, मार्गदर्शिका एवं ट्रस्टी और मेरी परम प्रिय मित्र आदरणीय डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल।
नमस्कार, आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सत्र के लिए। हो सकता है आप लोग भी उतने ही एंथुजियाज्म से आज का सत्र अटेंड करें। थैंक यू सो मच चीनू मैम। हम सभी के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार, आप सभी का हेमा फाउंडेशन में स्वागत है। जानी मानी एक उत्कृष्ट शिक्षाविद जिन्हें 40 वर्षों का समृद्ध अनुभव है और वैल्यू इंटीग्रेशन विद सब्जेक्ट, इसके विषय पर इन्होंने गहन शोध कार्य किया है। हेमा फाउंडेशन की एकेडमिक डायरेक्टर शालीनता की प्रतिमूर्ति आदरणीय डॉक्टर विजयम रवि मैम और मेरी प्यारी अम्मा। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हेमा फाउंडेशन। थैंक यू सो मच अम्मा। एक जानी मानी उत्कृष्ट शिक्षाविद जो हेम वर्च्यूज पोर्टल पर हमें लर्न थ्रू एक्सपीरियंस सिखा रही हैं। संजीवनी वर्ड स्कूल मुंबई की डायरेक्टर प्रिंसिपल, हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एकेडमिक्स, एक अति ऊर्जावान उत्साही आदरणीय डॉक्टर सीमा नेगी मैम। नमस्कार, आप सबका आज के सत्र के लिए हार्दिक स्वागत है और हम सभी चीनू मैम को सुनने के लिए बहुत बहुत उत्सुक हैं। थैंक यू सीमा मैम। हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी और हम सभी की प्रिय शिप्रा सुमित काबरा। Thank you, Auntie. Welcome everybody to Hema Foundation. Waiting, Chinu ma'am, to listen to you. थैंक यू शिप्रा। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सेवा उपक्रमों में अपनी सेवाएं देने में सदा अग्रणी हमारे देश की एक अति उत्कृष्ट सामाजिक संस्था इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी कि आईडीएफ के सीईओ डॉक्टर नारायण एबी अय्यर। Namaskar and hearty welcome to Hema Foundation. Let me have the pleasure of welcoming you all with this flower bouquet. God bless you all. Jai Ho Chinu ma'am. थैंक यू सो मच डॉक्टर नारायण। आदरणीय श्री अमित कुमार शर्मा जी, आप महेश्वरी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो कि कोटा में है। आपके पास 18 वर्षों का उत्कृष्ट शिक्षण का अनुभव है। आपने प्रभावी और कुशल शिक्षण के लिए छात्रों को शिक्षित करने, सलाह देने की विभिन्न तकनीकों और उपकरणों को सीखा भी है और इनका उपयोग भी किया है। आपका हेमा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है अमित सर। MM ऑगस्टीन सर, आप सिकंदराबाद पब्लिक स्कूल दिल्ली के प्रिंसिपल हैं। आप सेंट एन्स एजुकेशनल ग्रुप मलकानगिरी के एकेडमिक निदेशक हैं और आप दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के एकेडमिक निदेशक हैं। सिकंदराबाद हाई स्कूल ने हेम वैल्यू एक्सीलेंसी अवार्ड जो कि कल्चरल कैटेगरी में है वो भी प्राप्त किया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी हो सर। और हेमा फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, madam. Thank you for inviting me. Thank you so much. थैंक यू सर। आदरणीय श्री बालकृष्ण एम दवे जी, आप स्वामी गोविंद देव गिरी वेद संस्कृत महाविद्यालय वडोदरा गुजरात के प्रिंसिपल हैं और आप हेमा फाउंडेशन द्वारा नैतिक शिक्षा पर आधारित हेम दिशा पुस्तक में हम जितने भी संस्कृत श्लोक संस्कृत पढ़ रहे हैं वो उसके लेखक आप हैं। इसके अलावा विशेष रूप से पिछले वर्ष जो हमने 9 वैल्यूज हेम वर्चू पोर्टल पर ली थी उसमें वेद और विज्ञान एक विषय लिया था, वो हेम वर्चू पोर्टल पर आचार्य जी द्वारा लिया गया है और आपके पास शिक्षण का भी एक उत्कृष्ट अनुभव है। हेमा फाउंडेशन में स्वागत आचार्य जी आपका। आदरणीय श्री MS सुंदर रामन जी, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन मॉडल मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल मॉकपेयर चेन्नई के आप प्रिंसिपल हैं। हेमा फाउंडेशन में आपका बहुत स्वागत है सर। गुड इवनिंग मैडम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दिस। थैंक्स फॉर हेमा फाउंडेशन एंड IDF. थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी गिवन। थैंक यू सर, थैंक यू। आदरणीय श्रीमती के संगीता जी, आप DAV श्री विष्णु विद्या निकेतन तेलंगाना की प्रधानाध्यापिका हैं। आप 21 वर्षों से DAV इंस्टीट्यूशंस के लिए काम कर रही हैं और आपके पास उत्कृष्ट एक शिक्षण का भी अनुभव है। हेमा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीता मैम। नमस्ते to one and all and thank you ma'am for inviting me here. थैंक यू सो मच।
आदरणीय श्रीमती शर्ली उदय कुमार जी, आप पवई इंग्लिश हाई स्कूल मुंबई की प्रिंसिपल हैं। आप पवई इंग्लिश हाई स्कूल होने के नाते आपने कहानी मेरे वीर जवानों के नाम से एक वर्चुअल कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें आप मशहूर फौजियों को उनके शो में लाते हैं और उनसे उनकी बहादुर गाथा के बारे में बात करते हैं। और आपके पास 35 वर्षों का उत्कृष्ट शिक्षण का अनुभव है। हेमा फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्ली मैम। Thank you so much. Good evening to all. It's nice, glad to be here with you all. Eager to listen to Chinu ma'am. Thank you so much, ma'am. आदरणीय पी आरती जयराम मैम, आप श्री विद्या माध्यमिक विद्यालय हैदराबाद के प्रिंसिपल हैं और आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रिंसिपल के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है। हिमा फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आरती मैम। Namaste to all. Thank you very much for inviting me on this special occasion. A special thanks to Hema Foundation and to you ma'am too. Thank you. Thank you so much आरती मैम। आदरणीय श्रीमती बुद्धा शबाना जी, आप निम्मुगड्डा आनंदम्मा रंगारेड्डी मेमोरियल गर्ल्स स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हैं। हिमा फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज अनम्यूट। Yes, Shabana ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, one and all. Heartily inviting to me and heartily welcome to Hema Foundation. Thank you, ma'am. Thank you, Shabana ma'am. आदरणीय श्री तानाजी सखाराम तुपे, आप बर्वे नगर पालिका मराठी स्कूल नंबर 4 घाटकोपर मुंबई के इंचार्ज शिक्षक हैं। हिमा फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है तुपे सर। अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। धन्यवाद तुपे सर। हाँ। आदरणीय श्री मुकेश कुमार सिंह जी, आप बीवीपी मीरा भाईंदर ब्रांच के सेक्रेटरी हैं। आप भारतीय टेलीविजन में एक अनुभवी निर्देशक हैं, जिन्होंने लगभग हर संभव शैली के शो का निर्देशन किया है। आपने वृत्त चित्रों, समाचार सुविधाओं और फीचर फिल्मों सहित कई भारतीय और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए एसोसिएट निर्माता, लाइन निर्माता, फिक्सर आदि जैसी विभिन्न क्षमताओं में उत्पादन भी संभाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप सभी इतने बड़े बड़े शिक्षाविदों के बीच में मैं थोड़ा अलग महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने अपने आप को याद दिलाया कि मैं जीवन का विद्यार्थी हूँ और जीवन जीने की कला में ही प्राचार्य भी होना चाहता हूँ। तो ये सोच के फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं आप सबके बीच शामिल हो सकता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल सर, शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हेमा फाउंडेशन जीवन मूल्यों की ही बात करता है और जीवन मूल्यों को ही सिखाता है। धन्यवाद सर। हेमा फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज की एक्टिविटीज कैन अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड के क्रिएटर और हेम संपर्क के द्वारा ज्ञान को घर घर पहुंचाने वाले आदरणीय श्री राजीव भार्गव जी। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू हेमा फाउंडेशन। थैंक यू। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज में एक्टिविटीज के माध्यम से नैतिक शिक्षा का ज्ञान देने वाली प्रिय हेतल देसाई। Namaskar, welcome again on this platform, Hem Virtues. Thank you, हेतल। और अंत में मैं स्वयं अनीता सुशील महेश्वरी, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर। तो ये थे हमारे आज के सभी गणमान्य अतिथिगण एवं सम्मानीय शिक्षाविद। और आइए अब हम बात करते हैं आज के वेबिनार के विषय की। मानवीय मूल्यों को समर्पित नैतिक मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा का हमारा आज का विषय है ऑनेस्टी एज एन एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि एक नैतिक सिद्धांत के रूप में ईमानदारी क्या है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सच कहा है कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। ईमानदारी एक शक्ति है जिसमें भ्रष्टाचार को दूर करने और समाज के कई सामाजिक मुद्दों को हल करने की क्षमता है।
ईमानदारी का अभ्यास करना जटिल और कठिन हो सकता है और शुरुआत में इससे लोगों को मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन बाद में इससे बेहतर और आराम महसूस होता है। ईमानदारी एक व्यक्ति को सहज महसूस कराती है और किसी भी प्रकार के बोझ से मुक्त रखती है। ईमानदारी एक बहुत अच्छी संपत्ति है जो शांतिपूर्ण जीवन और सम्मान के साथ सफलता प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। ईमानदार होना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में भी हमारी मदद करती है। इतिहास गवाह है कि अब्राहम लिंकन और लाल बहादुर शास्त्री जैसे ईमानदार राजनेताओं, न्यूटन, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने अपनी उम्र से भी अधिक नाम कमाया है। हम महात्मा गांधी, लियो टॉलस्टॉय, मार्टिन लूथर किंग जैसे महान और ईमानदार व्यक्तियों को कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी ईमानदारी और सिद्धांतों के लिए समर्पित की थी। जीवन में अच्छा चरित्र, विश्वास और नैतिकता ईमानदारी को विकसित करने का कार्य करती है और भारतीय संस्कृति के अनुसार शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे बचपन में उसके अभिभावकों ने ईमानदार रहने की शिक्षा ना दी है। महान लेखक विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि कोई भी प्रसिद्धि ईमानदारी जितनी समृद्ध नहीं हो सकती। शेक्सपियर की पंक्तियां भले ही व्यवहारिक जगत के लिए निरर्थक और अव्यवहारिक दिखाई दे, परंतु इनकी प्रासंगिकता अभी भी भौतिक समृद्धि और विकास की दौड़ में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। और ऐसे में यह आवश्यक है कि हम ईमानदारी के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर यह जानने का प्रयास करें कि बचपन में सिखाए जाने वाले मूल्य किस प्रकार वर्तमान में उपयोगी हो सकते हैं। इन सिद्धांतों को समझने के लिए और समझाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल को इस कविता के साथ कि ईमानदारी हमारी जिम्मेदारी, जीवन की विपरीत घड़ी में मत छोड़ना तुम ईमानदारी, इस वसुधा को स्वर्ग बनाने की है हम सभी की जिम्मेदारी। जीवन में जिस भी मानव ने ईमानदारी का वस्त्र पहना, ईश्वर ने उन सभी को प्रसन्न होकर दिया सफलता का गहना। मुश्किलों से कभी नहीं वह हारता और सच्चाई की राह में सदैव वह खड़ा रहता। ईमानदारी को जीवन में अपना करके स्वयं की दृष्टि में वह बड़ा ही बना रहता और किताबों के अनमोल विचार छोड़कर आते उसकी और इतिहास में लिख के उसका नाम सफलता मचाती है अतिशोर। माना कि यह पथ है बहुत मुश्किल, परंतु अंत में यह देता है सम्मान। यह कठिन राह चुनकर मानव हरा भरा करता है रेगिस्तान और इससे रिश्तों में मिठास भर जाती, वीरान घर स्वर्ग बन जाता है और ईमान जैसे सफल सिद्धांतों पर चलकर मानव महान बनकर आता है। ईमानदारी को ना समझो कभी छोटा, यह समस्त शास्त्रों का सार है। जिस मानव ने इसे किया धारण, ईश्वर का उसे सफलता का आशीष अपार है। सो ईमानदारी है हमारी जिम्मेदारी। सो आई इनवाइट respected Dr. Chinu Ji Agarwal for honesty as an ethical principle. Thank you so much, Anita जी। आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, बहुत सारी चीजें आपने पहले ही बता दी। और दो बातें हैं, एक तो मुझे एहसास होता है कि स्पीकर के अलावा मॉडरेटर को कितनी तैयारी करनी पड़ती है। अनीता जी ने आज कितने सारे उदाहरण अपने मॉडरेशन में हमारे सामने ऑलरेडी प्रस्तुत कर दिए हैं। और दूसरी बात मुझे एक लग रही है कि मुझे 45-50 मिनट्स में ही बोलना है। पिछली बार मैं बहुत ज़्यादा बोल गई थी और आज मेरे जब अनीता जी बोल रही थी तो 1, 2, 3 नहीं 4-5 कहानियां दिमाग में घूमने लगी। अब उसको क्रिस्पी रखना है, कहानी भी सुनानी है। देखिए ईमानदारी से कैसे ईमानदारी की बात हो सकेगी आज। दोस्तों, ईमानदारी
केवल क्या बात है या वाकई में इसका कोई रेलिवेंस हमारी लाइफ में बचा है? विषय गंभीर है, शोचनीय है। हम सब चाहते हैं, क्या चाहते हैं बताऊं? हम सब चाहते हैं सामने वाला ईमानदार रहे। हम चाहते हैं कि जो भी हमसे व्यवहार करे वो ऑनेस्टी से करे। आप अगर 2000-3000 रुपए का कोई काम करने वाला एम्प्लॉय हायर करते हैं जो आपके घर का काम कर दे, कुछ साफ सफाई कर दे, कुछ कर दे, उससे भी आप ईमानदारी एक्सपेक्ट करते हो। पर जब खुद की बात आती है तो हम बहुत जल्दी अपने आप के एक्शंस को जस्टिफाई भी करते हैं और कहते हैं कि आजकल के जमाने में मैडम काम नहीं चलता, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, आटे में नमक बराबर तो चलता ही है। कहाँ आजकल राजा हरिश्चंद्र का जमाना थोड़ी ना है, ऐसे तो काम कैसे बनेंगे बताइए। आप कहीं भी चले जाओ, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करके देता, बिना झूठ बोले कोई एंटरटेन नहीं करता। अपनी बारी आने पर हम डिसऑनेस्टी का, झूठ का सहारा लेने के लिए तत्पर है। रिश्तों में दूसरों से हम 100% ऑनेस्टी की उम्मीद करते हैं। आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया, आपने मुझे ठीक से आंसर क्यों नहीं किया। पर खुद की बारी आने पर हम अपने आप को डिस्काउंट देते हैं। हम कहते हैं कि कभी कभार हो जाता है, उसमें ऐसी क्या बात है। बचपन से सुनते आई एक सेंटेंस जो मैंने सुना, आप लोगों ने भी जरूर सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका आज मनोवैज्ञानिक पर्सपेक्टिव देखेंगे कि वाकई में इज ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। क्या ईमानदारी से काम लेना सच में इसके कोई बेनिफिट्स हैं, या हमको इसको अब बस एक किताबों का सिद्धांत मानकर छोड़ देना चाहिए? आप सब मेरे साथ हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। सबसे पहले अभी अनीता जी ने महात्मा गांधी की बात की। महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी, जो बहुत पढ़ने लायक है और बच्चों को भी पढ़वाने के लायक है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ में वो कहते हैं कि मैंने सत्य की जो कसम है, वाव है, वो मैंने कैसे ली। और उन्होंने कहा कि आई वॉज इंस्पायर्ड बाय राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की कहानी से मुझे प्रेरणा मिली। और राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी है वो इसलिए भी रेलिवेंट है। हमारे यहाँ अभी अनीता जी ने मुकेश जी को इंट्रोड्यूस किया, जो फिल्म प्रोड्यूसर है। पहली मूवी जो बनी वो राजा हरिश्चंद्र थी, 1913 या 16 ऐसे कुछ में बनी है। और वो मूक पिक्चर थी जिसमें डायलॉग्स नहीं थे। कौन थे राजा हरिश्चंद्र, क्या करते थे, क्या किस लिए वो इतने फेमस है? तो हम लोगों को पता है कि सत्य के लिए फेमस है। उनकी एक बड़ी क्लासिकल पेंटिंग में आपको था। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे? यस मैम। देखिए, राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी और उनके पुत्र रोहित सव, और उनकी पत्नी का नाम है चंद्रमती। और ये जो ब्राह्मण खड़े हैं ये हैं ऋषि विश्वामित्र। क्या हुआ कि राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा के लिए बहुत फेमस हो गए। दूर दूर तक उनका नाम होने लगा कि एक इतने न्यायप्रिय राजा हैं और इतना अच्छा अपना प्रजा का ध्यान रखते हैं और
सब उनके बारे में बातचीत करने लगे। उनकी ख्याति पहुंची ऋषि विश्वामित्र के पास। तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र ने सोचा कि चलो चलते हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने अपना जो फॉर्म था वो चेंज कर लिया और एक वाइल्ड पिग के फॉर्म में वो आ गए, जंगली सुअर के फॉर्म में आ गए। और राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। अयोध्या में आकर वो जो सुअर है वो उत्पात मचाने लगा, चारों तरफ भागने लगा। सारे सैनिक लग गए, सेना लग गई, पर वो किसी के बस में नहीं आ रहा था। आखिर राजा को राजमहल से निकलकर आना पड़ा उसको चेस करने के लिए। तो ये जो सुअर था ये उस राज्य से निकलकर और जंगल की तरफ भागा और राजा भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। पर वो कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा जंगल में हो गए, गुम गए। उनको वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़ी दूर जाकर वो जो सुअर था उसने वापस से अपना फॉर्म चेंज कर लिया और वो आ गए एक ब्राह्मण के फॉर्म में। तो उन्होंने बोला राजा को कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बोला मैं ऐसे ऐसे एक सुअर का पीछा करते हुए आ गया और अब मुझे वापस अयोध्या जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बोले हाँ मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। आप इस मदद के बदले आप जो भी चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अब वो अयोध्या तक उन्होंने उनको पहुंचा दिया। अब बोले कि आप दीजिए अपने वादे के अनुसार। तो बोले आप मांगिए, मैं आप जो भी कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो बोले मुझे तो आपका सब कुछ चाहिए, सारा राज्य सब। तो राजा हरिश्चंद्र 1 मिनट के लिए तो शॉक्ड हो गए, पर अब वो तो सत्यवादी थे। उन्होंने जो वादा किया, जो वचन दिया वो निभाया और उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। पर इससे ब्राह्मण को तसल्ली नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने अपने वादे के अनुसार मुझे दिया है ना, इसके अलावा आप तो राजा हैं और आप इतने महान हैं, आपको अपने मन से भी तो मुझे कुछ देना चाहिए। ये तो डील है, दिस इज अ डील अकॉर्डिंग टू विच यू हैव गिवन मी योर किंगडम। व्हाट अबाउट योर ओन विश? अब राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने बोला मेरे पास तो अब कुछ है नहीं। और तो फिर बोले कि आप मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं आपको आपके लिए कुछ और इकट्ठा करके आपको दूंगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को किसी दूसरे राज्य में ले गए, क्योंकि ये राज्य तो अब उनका रहा नहीं। वहां जाकर वो कुछ जॉब ढूंढने लगे कि कोई हमें काम दे दे तो हम कुछ धन इकट्ठा करके इनको दे दे। पर कोई काम भी नहीं दे रहा था। 1 महीना पूरा होने आया तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि अब और तो कुछ मिल नहीं रहा है, आप मुझे बेच दीजिए, यू सेल मी, और मेरे पुत्र को भी बेच दीजिए, क्योंकि हम तो आपके हैं, हम तो आपकी संपत्ति। राजा हरिश्चंद्र को ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, पर वो क्या करते। उन्होंने फिर मजबूरी में आके उनको ब्राह्मण को दे दिया। ही सोल्ड देम। तो अब वो उनके स्लेव्स बन गए, उनके गुलाम बन गए। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी भी मुझे तसल्ली नहीं हुई। तो फिर उन्होंने बोला कि अब मैं क्या करूं। तो फिर वो खुद को बेचने के लिए तैयार हो गए, खुद एक जॉब करने के लिए तैयार हो गए। तो उनको पता है कहाँ जॉब मिली? ही गॉट अ जॉब इन द क्रिमेशन ग्राउंड। शमशान घाट में उनको नौकरी मिली। किस चीज की नौकरी मिली? ही यूज्ड टू कलेक्ट फीस फ्रॉम पीपल who used to come to cremate their dead bodies of their people, because they had to buy wood, they had to buy some other things. So that's why वो cremation ground में वो फीस कलेक्ट करने वाले बन गए। इधर क्या हुआ? the wife and the son were with the ब्राह्मण। बच्चे को सांप ने डस लिया and he died. The wife was now mad with grief
and she went crying to the rishi and she said that please allow me to at least cremate my son. So he said that I have already lost so much by buying your son because you know I had paid for him और ये तो हमारे कुछ काम ही नहीं आया और ये तो मर गया और अब तुम नहीं जा सकती, तुम दिन भर काम करो, रात में जाना इसको क्रिमेट करने के लिए. रात को she went with the body of the son to cremate him. क्या हुआ वहां पर? फीस कलेक्ट करने वाले उसके अपने हस्बैंड थे, पर रात की वजह से और उनके हुलिये की वजह से वो उनको पहचान नहीं सके. तो बोले कि भाई आप फीस दीजिए. तो बोली मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, प्लीज अलाउ मी टू क्रिमेट माय सन. So he said, no, I cannot because you have to pay something. So she said that what I have is just my Mangal Sutra, what she had in her neck. And she removed that and offered it to him. As soon as he held the Mangal Sutra in his own hand, he immediately recognized her. Oh, she's my own wife and the dead body is of my own son. He also started weeping and he said कि नहीं अब मैं तो क्या करूं और क्या नहीं करूं. So what they both decided is कि Mangal Sutra is enough fees for 3 of us to afford cremation. मंगल सूत्र से हम तीनों का क्रिमेशन हो सकता है. तो उन्होंने वो मंगल सूत्र वहां पर रख दिया और 3 चिताएं बनाई. On one pyre they laid their son, on another pyre the wife lied down, and on the third pyre Raja Harishchandra started lying down. As soon as he wanted to step into the pyre, something happened magically and the pyres disappeared. The sun became alive and Rishi Vishwamitra came there and he said that Rajan, I was just testing you and your honesty. मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और जान पर बन आने के बाद भी आपने अपने सत्य का व्रत नहीं तोड़ा, इसलिए आप इस परीक्षा में पास हो गए. You have passed my test, you have passed my exam, and now I give you your son, your wife back and your kingdom back. And then Raja Harishchandra ruled for many years after that. My dear friends, the purpose of telling you this story is to tell you that honesty is much beyond just truthfulness. Honesty is complex, it is deeper. And what is honesty? In psychology, when we study the construct of psychology, honesty, we have found that there are 3 things associated with honesty, which are amply illustrated by the story of Raja Harishchandra. And these 3 things are truthfulness, integrity, and uprightness. Truthfulness, सच्चाई, वो हम सब जान गए. इंटीग्रिटी और अपराइटनेस क्या है, ये राजा हरिश्चंद्र अपने जीवन की गाथा से हमको बता रहे हैं. अपराइटनेस इज अ डिस्टिंक्ट रिगार्ड फॉर व्हाट इज राइट. हम वही करेंगे जो सही है. आप सब कई बार सुनते होंगे जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, वो बोलते पर ये तो सही नहीं है ना, इसलिए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं. दैट इज अपराइटनेस. And integrity is whatever happens, we live in accordance to our values. There is no gap. Integrity मतलब integrate करना, मतलब जोड़ना. Integrity का मतलब समझने के लिए what we will have to do is to look at that example which says that मैं जैसा अंदर से हूँ वैसा ही बाहर से. There is no gap between what I am and what I project. Secondly, if I say something, अगर मैंने आपको कुछ प्रॉमिस किया तो मैं उसको पूरा करूंगा. जैसे राजा हरिश्चंद्र के बाद जो अयोध्या के इतने सारे इलिस्ट्रियस राजा हुए और भगवान राम भी उसी वंशावली में से हैं,
उन्होंने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए. Whatever, if I have given you my word, I will go by it. So, my dear friends, honesty is all these things besides just truthfulness. And when I look at psychotherapy, इसमें distinct definition है honesty की. Honesty यहाँ पर एक ability है, एक competency है, एक क्षमता है, which says if you have the ability to express your true feelings and communicate your immediate experiences, including your conflicting, ambivalent, and guilt-ridden experiences, then this attitude is actually what is honesty. To illustrate this, let me give you an example. In September, we are waiting to bring Ganpati Bappa in our homes. When I was a little girl, हमारे घर में बहुत सारे बच्चे थे. I lived in a joint family and there were many children. अब क्या था कि जो प्रसाद बनता था वो सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा आता था. It used to get distributed. अब तो you cook इतना सा प्रसाद, still there are no takers. आप बच्चों को बोलते रहो कि बेटा खा लो, प्रसाद है, ये वो, इतना सा दे दो बस. There is no interest. पर जब कम प्रसाद रहता था और खाने वाले ज्यादा रहते थे तो we wanted to have more of it. And so once, and you know, in those 15 days, every day in the morning and evening, they used to cook different prasads. कभी मोदक बन रहा है, कभी बेसन का लड्डू बन रहा है, कभी आटे का लड्डू बन रहा है, कभी नारियल का लड्डू बन रहा है. And नारियल का लड्डू is my favorite. So once नारियल का लड्डू बना था सारा, and I thought कि तो एक लड्डू तो किसी हालत में मेरे हिस्से में आने वाला है नहीं, आएगा तो 1/4 आएगा. Just before my dadi used to distribute the prasad, just before she was to distribute the prasad, I got a chance to take one on my own. और मैंने वो ले लिया. अब तो ले तो लिया प्रसाद, पर लेने के बाद जो मन में हलचल मची कि बस पूछो मत. I somehow started suspecting that she has come to know. उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला. She didn't say anything to me. But मेरे अपने मन में परेशानी हो गई कि क्या हुआ ये. मैंने तो अपने मन से ले लिया, मैंने तो चोरी कर ली, मैंने तो ये. Ultimately, I went to her in the evening, I cried and I told her that I had taken one laddu without asking you. When I had told this to her, then I felt at peace. My dear friends, this incident is exactly the incident that is depicted in the Hem Virtues movie of ईमानदारी में सुकून है, सुकून ईमानदारी. So why is honesty something that we really want to have? Why is ईमानदारी a thing that we wish to have, although we have some certain, just give me a second. I want to share my PPT again with all of you. So, even if it is a feeling that makes you feel guilty, even it is a conflicting or an ambivalent feeling, you really are not sure whether what you have done is right or wrong,
Still, when you go and express yourself, then it is called as honesty, as regards to the definition given by psychology. So, what is it that we get out of honesty? One of the things that we are aiming at is, अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे? बताइए, चैट में लिख के बताइए मुझे। अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे? If you feel that I am an honest person, how is it that you are going to behave with me? How is it that others are going to perceive me? How is it that others are going to react to what am I saying? Give me a few answers. Friends, am I there in the meeting? Am I there in the meeting? Yes, ma'am. Okay. I feel that सब कुछ still हो गया है, किसी का कोई movement नहीं दिख रहा है मुझे. No, ma'am. Okay. Everything is okay. My screen is hanged. Yes. Everything is okay otherwise. Okay, you are able to see me and hear me, Anita ji? Yes, ma'am. Very clear. So one of the things that we want out of honesty, हम ईमानदारी से चाहते क्या हैं? हम ईमानदारी से ये चाहते हैं कि आप मुझ में विश्वास करो. मैं आपका विश्वास चाहती हूं. अगर मुझे आपका विश्वास चाहिए तो मुझे विश्वसनीय ढंग से व्यवहार करना पड़ेगा. So honesty aims at being able to give this value to others, this attitude to others, so that others are able to trust you. If you are able to trust me, then what will happen? If you are able to trust me, then what will happen? If you are able to trust me, I'll have a good bond with you. I'll be able to connect with you. You will be able to connect with me. So, my dear friends, honesty actually gives us this opportunity to connect and bond with each other, and this forms the basis of all our relationships. कैसे? हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे. अब ये तो ठीक है कि आप बोल रहे हो कि ऑनेस्टली हमें काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, ये है वो है, पर एक्चुअली इसको अगर हमें समझना हो तो ऑनेस्टी का जो रूट वर्ड है वहां पर मैं गई तो मुझे पता चला कि ऑनेस्टिस एक प्लांट का नाम था, और वो प्लांट कैसे था? ट्रांसल्यूसेंट प्लांट था, माने उसके अंदर जो लाइट जाती थी वो उसके पार चली जाती थी. So the second word that I got for it was पारदर्शिता. जैसे आप हैं वैसे हैं, आपके पास छुपाओ के लिए कुछ है ही नहीं, छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स को ही सामने हम प्रोजेक्ट करें, पर ऐसा हो नहीं सकता ना. We are having 1:5 negative feelings, negative emotions which we are born with. And so we are going to get angry sometimes, we are going to get fearful sometimes, we are going to feel guilty sometimes, we are going to feel disgust sometimes. Are you able to give this expression to your true feelings honestly, ईमानदारी से,
आप अपनी खुद की फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं रिलेशनशिप में, तो फिर वो पारदर्शी रिलेशनशिप बन गई। सो अगर हमें ऑनेस्टी को समझना है तो पारदर्शिता को समझने से हमें बहुत सहारा मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि व्हाट इज इट दैट वी आर एमिंग एट इफ वी वांट टू बी ऑनेस्ट एंड व्हाट इज डिसऑनेस्टी। इसको कॉन्ट्रास्ट करके देखना पड़ेगा ऑनेस्टी को डिसऑनेस्टी से। अगर हम इसको कॉन्ट्रास्ट करके देखें तो हमको पता चलेगा डिसऑनेस्टी से क्या होता है, हम अपने वेलफेयर की सोचते हैं पर दूसरों के वेलफेयर की नहीं सोचते। और जब हम बेईमानी से काम लेते हैं, जब हम डिसऑनेस्टी से काम लेते हैं, वी लेट अदर्स गो टू हेल। आपके साथ जो हो सो हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप जियो मरो, आपको चोट लगे, आपका नुकसान हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बट व्हेन आई एम ऑनेस्ट, I want to see your welfare also besides my own welfare, and sometimes your welfare at the cost of my own welfare. That is the difference between honesty and dishonesty. And so, my dear friends, honesty becomes a means to build one's trust. I want to now help you to understand how important is honesty to the world. पूरी दुनिया में साइकोलॉजी की फील्ड में ऑनेस्टी की इतनी चर्चा है, क्यों? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग ईमानदार रहे, मैं रहूं या ना रहूं। लेट अस से आप अस्पताल में किसी से मिलने गए, वहां पर अभी कोविड टाइम्स में हम लोगों ने देखा किस तरह से बेड्स के लिए मारामारी हुई, किस तरह से वो जो एक पर्टिकुलर इंजेक्शन था उसके लिए मारामारी हुई। मान लीजिए जिसके ऊपर एक मरीज की सेवा शुश्रूषा की जिम्मेदारी है, वो नर्स, वो डॉक्टर डिसऑनेस्ट हो जाए तो क्या होगा? जिनके हाथ में हमने अपना जीवन दे दिया, वो बेईमानी कर दे हमारे साथ, what will happen? जिस एरोप्लेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं वो पायलट बेईमान हो जाए, जिस इंजीनियर ने गाड़ी बनाई वो इंजीनियर बेईमान हो जाए, वो सोचे कि चलो इंजन जो है थोड़ा हल्का लगा देता हूं गाड़ी का। जिन लोगों को हमने कभी देखा नहीं, जिनको हम कभी मिले नहीं, अगर वो लोग बेईमान हो जाएं तो क्या होगा? What will happen? We really don't want this to happen to us. We really don't want. But when it comes to us, कोई बात नहीं, MRP से ज्यादा पैसे ले लिए इंजेक्शन के तो क्या हुआ? डिमांड एंड सप्लाई रेशियो भी तो कोई बात होती है मैडम। यही तो टाइम है हमारा कमाने का, कल को तो कोई पूछेगा भी नहीं हमको। तो फॉर 18 consecutive years, 18 साल तक लगातार एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में ये पाया गया कि जो सबसे ऑनेस्ट प्रोफेशन है वो है नर्सिंग का। Nurses were found to be the most honest professionals in the world, my dear friends. अब इस सर्वे में मैं आप लोगों को एक गेस करने बोलती हूँ, सबसे डिसऑनेस्ट बताओ कौन निकला होगा प्रोफेशन? साइकोलॉजिस्ट मत बोलना, साइकोलॉजिस्ट का नहीं। पुलिस, और बताओ, और बताओ। बिजनेसमैन, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, और जो सर्वे में निकला वो आपने मुझे नहीं बताया, पर अगर हम आपके आंसर्स का सर्वे ले ले तो हो सकता है कि कोई नया प्रोफेशन निकल आए उसमें। ओहो, टीचर को भी डिसऑनेस्ट बता रहे कुछ लोग।
लॉयर्स। इस सर्वे में, जिस सर्वे की मैं बात कर रही हूँ, इसमें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल सबसे डिसऑनेस्ट निकले। आप देख ही रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट में बोलते हैं, मेरे जैसी सांवली काली लड़की को बोल देते हैं कि फेयर एंड लवली लगा लो और तुम बिल्कुल गोरी हो जाओगी, चमकदार। और वो जो एडवर्टाइज करने वाली जो उसमें मॉडल होती है वो है यामिनी गौतम, जो पहली इतनी ज्यादा गोरी है। तो when we look at the advertisements, do we really trust them? बात विश्वास की है। अगर आपके सामने ऑनेस्टी है तो उसी से आती है विश्वसनीयता। अगर डिसऑनेस्टी है तो विश्वास होगा ही नहीं। तो जब कोई मार्केटिंग प्रोफेशनल आपसे बढ़ा चढ़ा कर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बताता है तो आप मन ही मन क्या सोचते हो? समझ गया भैया, पता है मुझे। कोलगेट का पेस्ट पहले बोलता था कि इस पेस्ट में नमक नहीं है, और अब वो वही कोलगेट का पेस्ट बोल रहा है कि इस पेस्ट में नमक है, इसलिए आप इसको लो। भैया हम किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें? ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया। हम किस बात पे विश्वास करें, किस पर नहीं करें? सो वी फाउंड नोबल, गैलप्स एनुअल सर्वे है ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ, सबसे नोबल प्रोफेशन जो निकला वो निकला नर्सेस का। और एक बहुत बढ़िया सर्वे होता है पूरे वर्ल्ड में जिसमें 180 कंट्रीज को मेजर किया जाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और क्या करते हैं वो लोग, मैं समझाती हूँ आपको, जरा 1 मिनट मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। गुड, बैड और अगली, 3 कैटेगरीज में वो 180 कंट्रीज को डालते हैं। गुड माने जो लीस्ट करप्ट है, बैड माने जो मॉडरेट करप्ट है, और अगली माने जो सीवियरली करप्ट है। और वो स्कोरिंग करते हैं 0 से 100 तक। 0 इज मोस्ट करप्ट एंड 100 इज द क्लीनेस्ट। मार्क्स देते हैं वो, एक उन्होंने इंडेक्स बनाया है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स जिनको मिलते हैं वो क्लीनेस्ट है, और सबसे कम मार्क्स जिनको मिलते हैं वो मोस्ट करप्ट है। अब आप लोग एक गेस करो, हमारा देश गुड में आता होगा, बैड में या अगली में? गेस करो, जस्ट गेस। अगली, बैड, अगली, 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 अगली। अरे एक भी गुड नहीं बोल रहा। गुड में कतई नहीं आता, अगली में भी नहीं आता। गुड न्यूज ये है, बैड में आता है। और देखो बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हमारे देश के लिए उस सर्वे में है। इंडिया, आप पूरी स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? ये बार आ रहा है बीच में, देखो कितने मार्क्स मिले हमको। 86। 86 हमारा रैंक है, मार्क्स मिले हमको 40। The second most populous country in the world falls to 86th rank in the CPI 2020. India has the highest rate in Asia, kaika, bribery and use of personal connections to gain access to public services. कौन सी पब्लिक सर्विसेज? बिल्कुल बेसिक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अपने आप पर बहुत सारे आज एजुकेशनिस्ट हैं, प्रिंसिपल्स हैं। आपका अगर स्कूल अच्छा है तो हमको एडमिशन के लिए पहुंच लगानी पड़ती, पर्सनल कनेक्शन। एजुकेशन ऑफिसर से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से, कहां से आना पड़ेगा। और अंडर द टेबल पैसा दिए बिना कहीं भी किसी भी सरकारी ऑफिस में, बैंक लोन में, कहीं भी कोई हमको काम होकर नहीं मिलता। ये
हम जानते हैं, पर ऐसा मत समझो कि दुनिया नहीं जानती। ये पूरे रिमार्क्स हमारी कंट्री के बारे में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में दिया है, जो पूरी दुनिया देखती है, द होल वर्ल्ड सीज। और उसके बाद आप क्या बोलते हो, अरे trade organizations come and do trade with us, industries come and put industries in our country, come on, let us have more foreign investment in our country. But you have such a corruption index, who will come and deal with you? करप्शन केवल रिश्वत लेने वाले से नहीं बनता, देने वाले से भी बनता है। मेरा काम हो गया ना, उससे मुझे मतलब है। मेरे देश का करप्शन इंडेक्स कहाँ जा रहा है, उससे मुझे शायद ही कोई मतलब है। उससे मेरी डिसऑनेस्टी से सब पूरे विश्व में मेरे देश की इमेज क्या हो रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। पॉलिटिशियंस देखें वो कम करप्शन करते हैं क्या, बिजनेसमैन देखें वो कम करप्शन करते हैं क्या, सो इट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर अनीता जी तो कविता में कह रही हैं, ईमानदारी हमारी जिम्मेदारी। अगर हम ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है तो कहां से हम ईमानदार बनेंगे और कहां से हमारा देश ईमानदार बनेगा। अब आपका एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे लिए ये होगा कि अगर हम नीचे हैं तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है डेनमार्क, एक छोटा सा कंट्री, और उसके बाद न्यूजीलैंड और उसके बाद फिनलैंड। ऑफ कोर्स इनको भी पूरे 100 मार्क्स नहीं मिले, यहाँ भी करप्शन होता है, बट दे आर वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नाउ आस्क मी अनदर क्वेश्चन, मैम हाउ डू वी मेजर ऑनेस्टी? ऑनेस्टी कैसे मेजर? मनोविज्ञान में इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिसमें से एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, उसको कहते हैं फ्लिप द कॉइन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट ध्यान से समझिए मुझसे। सो व्हाट हैपेंस इन दिस एक्सपेरिमेंट इज participants are given coins to flip and they are asked to report whether they have had heads or tails. क्या heads आया या tails आया, ये उनको बताना है पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट करना है। पर अगर उनका हेड्स आता है तो दे विल गेट अ स्मॉल टोकन ऑफ मनी, छोटा सा उनको गिफ्ट या टोकन मनी दिया जाता है। अब बताइए इसका रिजल्ट कैसा होना चाहिए? लेट अस से 50 पार्टिसिपेंट है या 100 पार्टिसिपेंट है, हेड्स आने के कितने चांसेस हैं और टेल्स आने के कितने चांसेस हैं? बताइए, चैट में बताइए मुझे। एग्जैक्टली दिव्या गुप्ता ने आंसर दे दिया, 50-50 चांसेस है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत क्या कहता है? 50-50 चांसेस है, 50 टाइम्स हेड्स आएगा, 50 टाइम्स टेल्स आएगा। तो अगर हम उन सारे रिजल्ट्स को प्लॉट करेंगे तो हमको एक नॉर्मल कर्व मिलनी चाहिए, इस तरह की बेल कर्व जिसको हम कहते हैं, है ना? क्योंकि 50-50 चांसेस है, कुछ लोगों का इस तरह से आएगा और इस तरह से बेल कर्व हमको मिलनी चाहिए। पर जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया गया तब क्या मिला? देखो कितने सारे लोगों ने बोला कि हमारा more than 20 people out of 50 people reported कि हमारा हर बार हेड्स आया। 20 के 20 टाइम हमने फ्लिप किया और 20 के 20 टाइम हेड्स आया। इज इट पॉसिबल? आप एक कॉइन लेके बैठो और उसको फ्लिप करो 20 बार, 20 के 20 बार हेड्स आ सकता है क्या? अगर आपका सिक्का शोले वाला हो तो आ सकता है, जो अमिताभ बच्चन के पास था सिक्का, उसमें दोनों तरफ हेड था तो आ सकता है। अगर पर सिक्के के एक तरफ टेल है तो नहीं आ सकता।
ये क्या कर लिया हमने? We have tested, we have measured the honesty on this scale, right? हर बार हेड्स आने के चांसेस कितने हैं? प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत से हमने कैलकुलेट किया तो पता चला 1 in 1 million. 1 in 1 million. It's such a rare chance. But see how many participants have reported this. And which was not realistically possible. Then another test that we do is called as personality integrity test, which gives us an idea whether this person is honest, trustworthy, and dependable. How many of you would like to use this test? कितने लोगों का मन है कि मैं इस टेस्ट को यूज करूं? यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, बिजनेसमैन होंगे, जो एजुकेशनिस्ट होंगे, जो प्रिंसिपल्स होंगे, जिनको लोग रिक्रूट करने होते होंगे, उन सबको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया टेस्ट है, मुझे जरूर यूज करना चाहिए. This test is available and many employers all over the world use this test to check whether this person has honesty or integrity or not. But you know what is the problem with this test? Can anybody tell me? अगर हम ये टेस्ट यूज कर सके बहुत अच्छी बात है. आपको पता चल जाएगा अगर आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हो तो ये पर्सन ऑनेस्ट है कि नहीं. या फिर आप शादी करने से पहले अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड या वाइफ पे भी यूज करके देख सकते हो. बहुत यूजेस हो सकते हैं इसके. पर इसका प्रॉब्लम क्या है बताओ? इसका प्रॉब्लम ये है कि ऑनेस्टी माय डियर फ्रेंड्स इज अ चॉइस. आज जो ऑनेस्ट है वो कल भी ऑनेस्ट रहेगा या नहीं इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते. और इसका एक बहुत ही बढ़िया इसकी स्टडी है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, जो इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है. उन्होंने एक स्टडी करके देखा कि जितने भी मैक्सिमम प्रॉफिट मेकर्स थे इंडस्ट्री में और ट्रेड में, they all said that we are honest and we value honesty, and profit is secondary for us. First is integrity, first is honesty, first is truthfulness, first is uprightness. And so they were given some contrary examples during the interview. And they were said, you know, this company, they did this and they made so much profit. This company did this businessman did that. और ये इन्होंने ऐसा किया और वैसा किया और इन्होंने इतने $1 million का इनको फायदा हुआ. वो तब भी उन लोगों ने मेंटेन किया, I don't know about others, I can say about myself that I value honesty more than profit. Then they were asked another question. Let us say आपकी इंडस्ट्री में पूरा डाउनफॉल आ जाए और आपके एम्प्लॉयज और सब लोग भूखे मरने की कगार पर आ जाए, तब भी क्या आप अपनी ईमानदारी मेंटेन करेंगे? They said, जहां तक हो सकेगा मैं ईमानदार रहते हुए अपने लोगों को कंपेंसेट करने की कोशिश करूंगा. पर जब ऐसा नहीं हो पाएगा तब मुझे दूसरी बातें सोचनी पड़ेंगी. My dear friends, now we come to a very interesting point in today's session, that is honesty always possible? And so now we come to the classification of honesty. Honesty is of 3 types. If you are watching me, please look at me. Honesty of the tongue. मैं मुंह से क्या बोलता हूं? What do I say from my mouth? And so we say truthfulness is one aspect of honesty. But next is honesty of the intent. What I intend to do, मेरा intention क्या है, मेरा मन क्या है,
So honesty of intent. And third is honesty of action, honesty of hand. What do I want? What do I actually do? And if we want to actually look at these three types of honesty, we will find some contrary things in the literature. So when we say honesty of the tongue, सत्य का व्रत लेने वाले बहुत सारे लोग दुनिया में हुए, पर उनमें से किसी किसी को क्रिटिसाइज भी किया गया। जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को एक कथा सुनाई ऋषि कौशिक की, और उन्होंने बोला कि ऋषि कौशिक जो है उन्होंने सत्य का व्रत लिया और उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा सत्य बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग जो है वो उनके सामने से भाग कर गए और उनके पीछे कुछ डाकू पड़ गए थे। वो उनके सामने आ गए और उन्होंने पूछा कि हमारे सामने कुछ लोग जा रहे थे, वो किस दिशा में गए। ऋषि कौशिक के मन में आया कि अगर मैं इनको बताऊंगा कि वो इस दिशा में गए हैं तो ये तो उनको मार डालेंगे और जो भी उनका सामान है सब लूट लेंगे। पर फिर सेकंड थॉट उनको आया, पर मैंने तो सत्य का व्रत लिया हुआ है, तो मुझे तो मेरे सत्य के साथ ही रहना है, तो मैं सत्य ही बोलूंगा। तो उन्होंने बता दिया कि वो तो वहां गए और इन लोगों ने जाके उनको मार दिया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि उन सबकी हत्या का पाप इनको लगेगा। Though he spoke truth from his tongue, but what happened? In spite of speaking the truth, he did not take into consideration the welfare of those people, and because of which they all were dead now. So honesty of intent, honesty of action becomes more important than honesty of tongue sometimes. And who will decide this? कौन डिसाइड करेगा इसको? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सत्य की परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो गई, परिस्थिति जन्य हो गई, हर सर्कमस्टांस में बदलने लगी। हमें जब ईमानदारी से काम लेने का मन हो तब ये देखना है कि इससे बेनिफिट मुझे हो रहा है या सबको हो रहा है। This is the criteria to decide. If I am the one alone who is getting benefited, then that satyanishtha or that honesty or that truthfulness of the tongue at the cost of the pain of others is not honesty, my dear friends. If this honesty is with the intent of welfare of others, only then it can be honesty. And so I told you in the beginning that it is a deeper concept than just truthfulness. And so now the next question is whether honesty benefits us. I looked up a lot of research papers to find out, are there any evidence-based benefits of honesty? And these are some of the benefits that I came to study. Honesty leads to a fulfilling and free life. जब अनीता जी बोल रही थी ना स्टार्टिंग में, तो उन्होंने बोला कि बोझ मुक्त करती है ईमानदारी हमको. That is exactly what it is saying. Honesty leads to fulfilling and free life. क्यों? क्योंकि रिसर्च बता रही है जो लोग सच बोलते हैं उनको स्ट्रेस और एंजाइटी कम रहती है. क्यों कम रहती है? क्योंकि झूठ बोलने वालों को झूठ याद रखना पड़ता है. इट इज हाई मेंटेनेंस. कुछ लोग बोलते हैं ना, माय वाइफ इज हाई मेंटेनेंस.
सिमिलरली डिसऑनेस्टी इज हाई मेंटेनेंस। सच बोलने वालों को तो कोई स्ट्रेस है नहीं, उन्होंने तो सच ही बोला है तो उनको कुछ अब याद नहीं रखना है, पर जो झूठ बोलते हैं उनको सब याद रखना पड़ेगा। दे विल हैव टू रिमेम्बर, बिकॉज उस झूठ को सत्य स्थापित करना है जो सत्य है ही नहीं। और एक झूठ के लिए हम सबने सुना है 100 झूठ बोलने पड़ेंगे और आगे जाके। एंड देन वी हैव another study which says अगर आप कोशिश करें कि हम कम झूठ बोलें, चलो इतनी कोशिश कर लो, what happens? You have fewer difficulties in your mental and physical health, and dishonesty needs to be maintained. Another benefit is honest people trust themselves, and other people trust you because you showcase by your own honesty that you value relationships. और honesty कैसी है? जो आपको reliable और trustworthy बनाती है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी मुझे मिली जिसमें उन्होंने बताया ईमानदार लोगों को सर्दी जुकाम कम होता है, उनको थकान कम होती है, उनको डिप्रेशन कम होता है, एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है। देखो, और बिजनेस में क्या होता है? जो बिजनेसेस ईमानदारी पर चलते हैं, जो ईमानदारी का कल्चर एस्टैब्लिश करते हैं, उनके कस्टमर्स उनको ट्रस्ट करते हैं, उनके एम्प्लॉयज उनको ट्रस्ट करते हैं और उनके प्रॉफिट मेकिंग के प्रोस्पेक्ट्स भी इंक्रीज होते हैं। ये सारे रिसर्चर्स कह रहे हैं। तब भी हमारे देश में या पूरे विश्व में इतनी बेईमानी या डिसऑनेस्टी क्यों है? Then why is so much dishonesty? मैडम इतने सारे बेनिफिट्स हैं तब भी डिसऑनेस्टी क्यों है? इसके 3 फैक्टर्स पता चले। डिसऑनेस्टी क्यों है? Higher magnitude of external awards, lower probability of being caught, and lower magnitude of punishment. अगर आपको बहुत ज्यादा लालच दिया जाता है तो आप बेईमान होने की आपके चांसेस ज्यादा है। अगर आपके पकड़े जाने की चांसेस कम है तो बेईमान होने की चांसेस ज्यादा है। और अगर पनिशमेंट कुछ नहीं है, there is no punishment for your dishonesty, तब भी you are prone to be more dishonest. Now, the last thing that I want to share with you is, can we learn to be more honest? What is your answer? Is it a learnable quality? Can we actually learn to be honest? Yes. These are the 5 ways in which you can learn to be honest. First, become aware of your own intentions. आपके अपने intentions के बारे में सचेत हो जाइए। जो आप कहें वो करें। Match your actions with your words. Promise what you can fulfill. ज्यादा उससे ज्यादा promise ही मत करो. Be sincere about your reactions. If you are feeling something, there should be at least one person in your life with whom you can sincerely share your feelings, even if they are negative feelings. Be open to feedback. Sometimes we are prone to make mistakes. We are human. If you are not open to receive feedback, what happens is we try to justify our mistakes. हम फिर बेईमानी पे उतारू होने लगते हैं. And weigh the pros and cons of your decisions. अगर आप चीटिंग कर रहे हैं तो उसका मुझे नुकसान क्या है ये भी जरूर ध्यान में रखिए. You don't want to cheat your relationships for small benefits, for क्षणिक sukh, for temporary pleasures, but you want to make sacrifices for permanent happiness and sukoon in imandari. That's all. Thank you so much.
थैंक यू सो मच चीनू मैम। और मुझे लगता है कि इस पूरे आपके सेशन से सबसे बड़ी बात जो हमें समझ में आई वो ये है कि हम स्वयं के प्रति जिम्मेदार हों। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। हेम वर्चूज की अ लर्निंग रेवोल्यूशन में जिन बच्चों ने पूर्ण मनोयोग एवं रुचि के साथ हेम वर्चूज की सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया और उन्हें कंप्लीट किया, ऐसे कुछ बच्चों को हम हर वेबिनार में प्रोत्साहित करते हैं। और आज के सिलेक्टेड 5 बच्चों के नाम इस प्रकार हैं। वैष्णवी अमित अमृत सागर 8th स्टैंडर्ड, विक्रोली पार्क साइड स्कूल नंबर 4, मुंबई। अमन गुप्ता 7th स्टैंडर्ड, पाली चिमलीबाई म्युनिसिपल इंग्लिश स्कूल, मुंबई। अमेय पवार निवारा विद्यालय, मुंबई 8th स्टैंडर्ड। नील हेमंत देसाई 8th स्टैंडर्ड, मीरा भाईंदर महानगर पालिका मराठी स्कूल नंबर 4, काशीगांव, मुंबई। पुनीता टी नाडार ग्रेड 7th, श्री डीजे जोशी गुरुकुल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, मुंबई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं इनवाइट करती हूँ वैष्णवी अमित अमृत सागर को कि उन्हें हेम वर्चूज में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। वैष्णवी अमित अमृत सागर। वैष्णवी। नमस्कार, माझं नाव वैष्णवी आणि अमृत सागर। माझ्या शाळेचे नाव विक्रोळी पाकसाईड शाळा क्रमांक 4 ची विद्यार्थी। सर्वप्रथम मी माननीय मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे आभार मानते की त्यांच्यामुळे मला हेम व्हर्च्युअलमध्ये भाग घेण्यास संधी मिळाली। त्यात खूप काही शिकायला मिळाले। हेम व्हर्च्युअलमध्ये अनेक काही गोष्टी आहेत, त्या गोष्टी मी शिकले। परत आम्ही त्या हेम व्हर्च्युअलचा पार्ट आहे, याचा मला खूप आनंद आहे। हेम व्हर्च्युअलमध्ये खूप काही शिकायला मिळते। परत नॅचरली काही ना काही गोष्टी असतात ज्यांना आपण घाबरतो, त्या गोष्टींना कशी मात करायची हे आहे, खूप काही आहे त्याच्यामध्ये। म्हणून मी ते सेक्शन्स खूप छान होते आणि खूप काही सेक्शन्स आहेत। मला खूप आवडतं हेम व्हर्च्युअल करायला। धन्यवाद। थैंक यू सो मच वैष्णवी। और अब मैं इनवाइट करती हूँ अमन गुप्ता को, जो कि पाली चिमीबाई म्युनिसिपल स्कूल मुंबई से हैं। उन्हें हेम वर्चूज की एक्टिविटीज कैसी लगी? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। अमन। Good evening, ma'am. I am Aman Gupta. I felt very happy by doing Hem Virtues. It was amazing. I loved all the quizzes and videos. थैंक यू सो मच। थैंक यू अमन। और अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे देश की जानी मानी शिक्षाविद, हेमा फाउंडेशन की एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर विजयम रवि मैम को कि आप हमारे इन विजेता बच्चों को मार्गदर्शन दें और प्रोत्साहित करें। रिस्पेक्टेड डॉक्टर विजयम रवि मैम। Hi, namaste to all of you. Congratulations to each and every one of you who have won awards and accolades from Hema Foundation. You know, it's not a small thing at all. You have been doing a brilliant job, and it is a privilege for Hema Foundation to give you certificates or awards or words of appreciation. You know, we consider ourselves to be privileged. Thanks to your teachers, to your principal, to your parents, and all who have helped you. And what you will do once again is to engage a few more friends of yours
and ask them to be part and parcel of HEMA Foundation, participate in the activities of HEMA Foundation. And just like you have won appreciation, let your friends also win appreciation. God bless you, and let us all take a vow that we all will be honest. And we are, okay? Thank you so much. God bless you. थैंक यू सो मच विजय मैम. आप ट्रैवलिंग कर रही हैं बट स्टिल हमारे बच्चों को मोटिवेट कर रही हैं. सो वंस अगेन स्पेशल थैंक्स टू यू. और अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय डॉक्टर सुरेखा चुकाले मैम को. डॉक्टर सुरेखा चुकाले मैम क्राइस्ट डीन यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हैं. आप शैक्षिक मनोविज्ञान, विकलांगता अध्ययन आदि में रुचि रखती हैं. आपको विभिन्न पाठ्यक्रमों में पीएचडी, स्नातकोत्तर आदि छात्रों को पढ़ाने का समृद्ध अनुभव है और आपको शिक्षण, शोध आदि क्षेत्रों में 17 से भी अधिक वर्षों का उत्कृष्ट अनुभव है. आपकी गौरवमय उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं मैम, सुरेखा मैम, एंड आपको मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं. रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुरेखा चुकाले मैम. Thank you so much, ma'am, and then respected Dignitaries Managing Director Shri Mahendra Kabra ji, Creative Director and Trustee Srimati Anita Maheshwari ji, Trustee Advisory Board and today's speaker Dr. Chinu Agarwal, Trustee Srimati Sipra Kabra ji, Academic Director Dr. Vijay Ravi, Associate Director Dr. Seema Negi, Srimati Shamla Chaudhary, Principal of Birla Open Mind School, is also here today, and Associate Directors of HEMA Foundation, Shri Rajiv Bhargava and Hetal Desai ji. So thank you so much for inviting me, and I'm extremely glad to be part of this. Before I start, I would also like to congratulate all the children for their achievements and accomplishments. I think I would say personally it's a big reward for them, because when someone stands high in values, I think that needs to be appreciated more, and that needs to be appreciated by one and all in the society. So thank you HEMA Foundation for that initiative to recognize this among students and taking it to the schools and students as well. There is one more reason where I'm extremely happy to be part of this, and I'm glad. I don't know. Thank you, Dr. Chinu Agarwal, because I hope this is the same school, but I can see that I have a representation from the school where I studied, which is I think it is Sri Vidya School, Hyderabad. So I've been an alumni of that. So I think I'm also a little emotional, because after a long time, it's your roots, alma mater. And I can see, I come from Hyderabad, so I see a lot of participation and schools and administrators from Hyderabad, which I am aware about. And if I am not wrong, I hope it is the same school. My son had studied in Birla Open Minds, so I feel very close. This is all family to me right now. I didn't know about this. Thank you so much. And let me just begin that I think I would like to start by saying that Dr. Chinu Agarwal had very clearly, beautifully explained honesty as an ethical principle, and about how it has been time and again. We have a very strong literature, our own history, which talks about these principles through our various Puranas and other scriptures. And she's very beautifully explained today about what is honesty and how is it important, and then through examples, and then through research, through scientific data, she has explained to us. So what I would want to do is that I'll add a little more to it from the perspective of being an academia and as well as a researcher. So it's very important that we have conversations about important virtues like these, which is honesty. And I think I also congratulate the team to have visualized a webinar on this topic. So today we see that in this such a fast-paced world, global world, people are moving more and more towards consumerism and then commercialization. So what is happening is that these important virtues like honesty, when we talk about integrity and trust, they are somewhere getting a bit sidetracked. So they're more focused on their own individual growth. I mean, I'm not saying for everyone. To a greater extent, we are running around our daily lives, and then there are individual goals, there are ambitious goals, goals to be achieved within shorter span of time. So what happens is this sometimes kind of, though we intend to or we do not intend to,
it leads to some kind of maybe unethical practices, which could be both detrimental to the individual themselves as well as to the society as well. So when we talk about social issues like corruption, that's a societal issue, which is a resultant of this. So as I come from psychology background, as same as Dr. Chino Agarwal, so when we think about honesty from a positive psychology perspective, so it is one of the very important character virtue in the positive psychology. So we have 24 character virtues which have been defined, and honesty is one of the important character virtue. And it falls under the category of courage, because it's not easy for everyone to be honest. It doesn't come easily, because though it is very desirable, we all said that it is very important, all of us have to be honest, and that leads to a good society. But इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि you need the courage. You need to ensure that, you know, when you speak out the truth, and when you are very open about your vulnerabilities, when you are in the transparency or transfluency, which we have been talking about before, what happens is that when you are trying to reveal your authentic and true self to others, when you're being genuine, when you're being truth and acting sincere, so this entire thing is called honesty. And sometimes so it depends on how people are responding to the situation. Like we did see about the reasons, so the rewards people face. So when I'm honest, what has been the consequence? Did people appreciate me? What was I put down for, you know, exposing my vulnerabilities to others? And we also see that, you know, when I'm being very open, when I'm expressing my views and I want to not hide anything and say, what am I getting out of it in terms of outcomes? So is it helping me grow in my career? Or is it something which is, you know, not rather hindering my space? So all of these kind of interfere with when a person can take a path of honesty, and to what extent are they imbibing this value within their day-to-day lives. So, and I think there are so many of you who are from schools, educationists, and workplaces as well. So if you see, you know, this concept has to be, I would say we have to re-socialize it back, though this is a very important virtue which has always been there in our Indian culture. But I think it is also a time for us to re-emphasize and re-socialize among children especially, as well as even in workspaces, so that, you know, we have workforce who are more authentic. We have children who are growing up to be future citizens who can take honesty to a higher level. So there is a need today for investing in, you know, the time, the effort and interventions, the modules related to inculcating honesty, as well as other virtues as well. So we all know that, you know, one of the stronger ways how we have all learned various principles is that through our tales from our grandparents, you know. So we have always, so many of us have heard stories about what are bedtime stories, and then, you know, most of them were heavily loaded with, you know, that you always have to be truthful, and if you are not truthful enough, then there are consequences for it, and then that might really, you know, hamper your future prospects. We've also had a heavy lineage heritage of Panchatantra tales and Jataka tales, which have been, you know, somewhere I think were able to pass on a message to many of us while we were growing up. But when I look back and think about, you know, what is happening today, so most of these have been replaced due to various reasons, because it's more and more nuclear families, individual single parent families, no time, both the parents working. So these opportunities which were already existing in the family spaces, wherein you can transform, or, you know, ensure that these values are passed on to the next generation, I believe are, you know, becoming very shorter, because what is happening is that children nowadays are more and more moving towards video games, and then not just children, even adults. It's more of social media, OTT content. So, and what are they watching there? What kind of exposure is coming there? It's all violence, glorification of violence. It's also about how being
not truthful is also leading to kind of amazing results for them. So when children or when young adolescents and adults are watching this, so they think, that is what, they can also do, so that they should be able to. So I would again want to, highlight that we need to kind of, rework on certain strategies or interventions. And as, once again, I repeat, Dr. Chinu Agarwal definitely said that we can learn, honesty, we can learn to be honesty, we can start, to do that, which means there are multiple ways of doing it. So again, I would like to cite the positive psychology literature. There are two strategies which I would want to mention as part of how we can incorporate this into our daily lives, whether it is for children or employees in an organization, and then how do we deal with that so that, you can foster honesty. One of it is called as macro structures. Again, this is from the concept from positive schooling, wherein we try and plan certain ways of exposing exposing the participants, whether it's children or individuals, in the form of a storytelling kind of an incident, or an open forum where we have conversations in the organizations where we're just openly expressing our feelings to each other, openly expressing our thoughts to each other. Because most of the times, I think the fear of being judged, the fear of losing out on opportunities, the fear of not being able to be successful, these are some of the factors which hamper or hinder one to be more honest. So if we could provide spaces which are non-judgmental, which are incorporated, whether if it's a school, into their timetable spaces where they just talk about being authentic self, or if it is, say, for example, in offices, then have space where we kind of talk about how I have done this and how has it helped me, and how do I feel about it. So to project their authentic selves, I think, to ensure that it's okay to talk about their vulnerabilities and to feel a free space which is not judgmental, and at the same time, so that kind of reinforces people to ensure that they open up more. They kind of, it's okay, and it is kind of, not get into the Machiavellianistic practices. Machiavellianism is nothing but, only the end is important and how I reach there is not important, because we see many of them out there. We have to achieve the goal, we have to achieve the task, and they don't care how they are reaching there. And there are a lot of dishonest practices which, go on through that. So we can have planned structures in offices or in schools or at home as parents, with family members, where we ensure that we encourage each other to be open, honest, and then, be authentic. It's okay to express our vulnerabilities, which could be, say, a specified time period. And the microstructures, one is the macro structures, and the micro moments it is called, is when people are being dishonest, how do we react to it? How do people around react to it? So the immediate reaction to something. So rather than being judgmental and criticizing, so if we can respond to the situation in a way where they understand that this is not a right practice, and at the same time encourage them to, go on the right path, I think that's something which definitely, helps. So I would request as a takeaway, apart from what we have been discussing, that if you could plan these macro structures and micro moments within your work schedules or personal spaces or educational institutions, there can definitely be, it's an intervention. It's nothing but a planned intervention where deliberately how a teacher responds to a student, how a manager responds to a subordinate, how a subordinate responds to a manager. So these conversations and these interactions are paid more attention to from a positive direction, I'm sure that, we all would, go a long way in being more authentic and honest in our daily lives. So I would not want to take too much of time right now. I thank HEMA Foundation for the opportunity. And then I think I would want to stop right now because ma'am has already spoken so much about it. So I just wanted to give, because I've been researching about educational interventions, especially the character strengths, virtues like honesty, then grit, zest in, people. So these are small little things which I wanted to
Hi, thank you so much, and over to you, Anita ma'am, and thank you, Chinu ma'am, once again for inviting me. थैंक यू सो मच सुरेखा मैम। और अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय श्रीमती शामली चौधरी मैम। शामली चौधरी मैम, आप बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद की प्रिंसिपल हैं और आपके पास राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पाठ्य चर्चा में 26 वर्षों का उत्कृष्ट अनुभव है और आप मानती हैं कि एक स्कूल हर बच्चे के लिए एक सफलता का स्थान होना चाहिए। आप शिक्षकों द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार करते हैं जो छात्रों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं और आपने ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिंगापुर द्वारा करियर काउंसलिंग में ग्रीन बेल्ट हासिल किया है। एक विशेष बात जो आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आपके स्कूल को इस वर्ष के हेमोत्सव 2021 में हेम वैल्यू एक्सीलेंस अवार्ड इन ग्लोबल कैटेगरी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी आप विजेता हैं और आपको, आपके पूरे स्कूल को, मैनेजमेंट को, पूरे स्कूल की टीम को बहुत बहुत बधाई और आपके स्कूल के लिए एक विशेष सम्मान पत्र हेमा फाउंडेशन की ओर से हम प्रेषित कर रहे हैं। Birla Open Minds International School, Hyderabad, established in the year 2013, is one of the known schools in southern India. Your initiative to provide a holistic development of children by addressing the need of the contemporary world by preparing individuals who are highly skilled, career-oriented, sensitive to the economy, society, and environment is an inspiration for the education system and people of this great nation. In recognition of your school's contribution towards imbibing values and progressive learning, we feel honored and extend our warm congratulations to you for your selection by the jury board members to honor you with Hem Value Excellence Award in the global category. हेमोत्सव 2021, बहुत बहुत बधाई, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। और आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हुए मैम, हेमा फाउंडेशन के साथ जो आपका एक्सपीरियंस है वो हम सभी के साथ आप शेयर कीजिए। रेस्पेक्टेड शामली चौधरी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ शामली मैम। Thank you so much, Anita ji, and it's an honor to be associated with HEMA Foundation. Very good evening to Mr. Mahendra Kabra ji and all the esteemed members of HEMA Foundation, Team IDF, Dr. Chinu Agarwal ji, Dr. Surekha Chukali, and all the principals and teachers and who are attending this webinar. So thank you once again for inviting me. And it is always a great pleasure joining the Wednesday sessions. Good reflection for all of us. Firstly, I would like to thank Dr. Chinu Agarwal for her wonderful insights. She's a wonderful bank of stories, and that makes her session so interesting for all of us. I think a lot has been spoken about this today's session by Dr. Chinu Agarwal and Dr. Surekha ji. I just want to add few things in a very simple way, that most of the times we have observed that as adults, when we become dishonest, when we fail to become honest, we become dishonest with ourselves by either to express a consent for things that we don't believe in, or we don't like it, or we choose to interpret differently to do some short-lived image management. So in the process, we lose the purpose as we become disloyal to ourselves. Another simple thing I would like to say, that I think most importantly, we had a lot of discussion on this in today's session, that we need to we need the courage to be honest. So when we are doing a representation that is not honest, it means there is some fear element working in us. Maybe we are so worried about the consequence that we follow the shortcut way.
So being around with young learners, I feel that they follow the adults, or rather they observe the adults. So not following the value of honesty is, according to me, is a learned behavior. As ma'am was saying, Dr. Chinu Agarwal saying, can we learn behavior? Yes, can we learn honesty? Yes, we can learn honesty, as ma'am said. So dishonesty also, again, it's a learned behavior, and it's a vicious cycle that continues. So be it a lack of confidence or a fear of acceptability that plays in our mind, or getting isolated, or lack of loyalty, so or lack of respect, there may be many more reasons which ma'am has already described and Dr. Surekha has also detailed. So according to me, I would say honesty is an integration of many values, and it is very simple to follow. It's a very simple value, as honesty promotes openness, it empowers us, it enables us to develop consistency in how we present the facts. Also, one important thing is it sharpens our perception and allows us to observe everything around us with clarity. What I have observed when, even as adults, that when people do not follow the path of honesty, the purpose to follow the other path is not very meaningful or having a long impact. So why do we follow the path which is very short-lived? That questions our accountability, it speaks about our integrity, and in the bargain, there's a big loss, that is our self-respect. So as educators, we should follow, or we should allow the students to express their thoughts, their ideas, even if they're unable to perform or accept their disinterest, etc. Whatever the kids feel, the kids should understand that I will be accepted and acknowledged the way I am. It's okay to fail. It's okay not to perform. It's okay not to participate. And surely they will learn to develop the courage to speak honestly. So basically, we need to get the courage, again, we repeat, and develop that faith in adults that we will not be reprimanded. As adults, we should always instill this in our students, in our kids, that they will not be reprimanded if their honest presentation is there, even if the outcome or it's an unpleasant situation that they may need to face. So I think we need to boost the spirit of integrity in the kids, and they will surely follow it in the future. As Dr. Chinu Agarwal has said, I really like that honesty by tongue, honesty of intent, honesty of action. Kids need to, I think we as educators, or we as parents, or as adults, we need to make the kids understand according to the age group the implication. Yes, 100% we cannot always go through the honest part if there is a well-being involved. If by honesty of tongue or dishonesty by tongue can lead to a well-being of some person, we can do that. Otherwise, we can, in most of the situations, we can be honest by our tongue, through our intent, or by our action. So thank you so much. It's quite late and I won't be taking much time. Thank you so much to the entire team of HEMA Foundation for inviting me once again. And it's always a pleasure to be in this session, and a great learning for all our teachers and our students. And I want to extend my thanks on behalf of my management as well. So thank you. थैंक यू सो मच शामली मैम। और अब हम चलते हैं समापन की ओर, और मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा को कि वे हमारे आज के वेबिनार में पधारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का एवं सभी सम्मानीय जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करें। नमस्कार। हेम बच्चों के द्वितीय वर्ष के तीसरी वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी में डॉक्टर चिन्नू जी ने बताया हम पूरे विश्व में कौन सा स्थान रखते हैं, और ये वास्तव में चिंताजनक है। आपने होनेस्टी के अनेक फायदे भी बताए, साथ ही मेक योर एक्शन विथ वर्ड्स, अपना कर इसे अपनाएं तथा स्ट्रेस फ्री जीवन जिए, ये संदेश आपने दिया। बहुत धन्यवाद डॉक्टर चिन्नू जी आपके इस सारगर्भित प्रेजेंटेशन के लिए। हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर सुरेखा चुकाली जी,
तथा गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती श्यामली चौधरी तथा उपस्थित सभी प्रिंसिपल, सभी टीचर्स, सभी बच्चों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शुभ संध्या, धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई जी। पुनश्च आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार और सभी को मेरा प्रणाम। 7 जीवन मूल्यों को उद्देश्य बनाकर आरंभ की गई इस महायात्रा के तृतीय नैतिक मूल्य ईमानदारी की द्वितीय कड़ी का हमारा विषय है डिस्क्लोजर ऑफ एलिजियंस, जिसे आप सभी के समक्ष वैल्यू इंटीग्रेशन के माध्यम से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी हमारे देश की जानी मानी शिक्षाविद हेमा फाउंडेशन की एकेडमिक डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर विजयम रवि मैम। अगले बुधवार 25 अगस्त समय ठीक 5 बजे से। और अब हम आज्ञा लेते हैं इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी का इसी प्रकार अपेक्षित सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें एवं सदैव सदैव मस्त रहें। शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।